गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। ISPCS बाय एग्जामपुर पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मुझे बता देंगे कि आपको ये दिखाई और सुनाई दे रहा है क्या? ठीक है, आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, जो पेपर है वो दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? एक बार सभी छात्रों से मेरी यही अपेक्षा है कि वो मुझे बता दें कि क्लास उनको दिखाई देने लगी है। सरिता जी, अभिषेक जी, संगीता जी, अनिकेत जी, आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। और आज विशाल जी ने क्वेश्चन भेजा था और आरती ने भी भेजा है और काफी अच्छी व्याख्या विशाल ने करी है, जो बहुत ही क्रिस्पी, हम कहेंगे बहुत ही क्रिस्पी है। और मैं आपको लगे तो बता भी देती हूँ कि किस तरीके से उन्होंने अपनी व्याख्या को बताया है। ठीक है। यहाँ पर यदि हम जो हमने आपको पद दिए थे और जिस तरीके के पद एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, उस तरीके के पदों की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत इनके द्वारा यहाँ पर दो पदों की व्याख्या की गई है। और एक हमारे स्टूडेंट है जिनका आईडी मेरे पास यूपीएससी से आता है। किससे आता है? यूपीएससी के नाम से आता है। मुझे नाम नहीं पता है उनका क्या है, तो उन्होंने भी काफी अच्छा जो है आंसर लिखा है। ठीक है, यहाँ पर विशाल जी के द्वारा बताया गया कि जो हमारा पहला पद था, सतगुरु सवाना को सगा सादी गई न दाती, इसमें उन्होंने अच्छे से संदर्भ और प्रसंग बताया है। व्याख्या काफी छोटी करिए विशाल, अगर आप क्लास में हैं तो थोड़ा सा और इसको विस्तार देने की कृपा करेंगे। इन्होंने बताया, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर स्पष्ट करते हैं कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है और जो हमें संस्कार प्रदान करते हैं उस सतगुरु के बड़ा कोई दानी नहीं है, से बड़ा कोई दानी नहीं है लिखना चाहते होंगे आप। और ईश्वर के समान कोई हित चाहने वाला नहीं है। जिस जाति में जन्म लिया है उससे ऊपर उठकर भक्ति को जाति से मापना है। बिल्कुल सही है, बट इसमें आप थोड़ा और विस्तार कर सकते थे। ठीक है, थोड़ा और इसमें विस्तार कर सकते थे, क्योंकि जब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग आपको मान लिया 10 नंबर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर विस्तारित रहेगा, विस्तारित में आप ये कहोगे कि भाई इन 2 लाइनों का और कितना हम कर दें, तो आप इसमें यही कुछ एक का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि गुरु की बजाय सदगुरु को उन्होंने महान बताया है। और क्यों बताया है? जैसा मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बताता है, अतः इसलिए गुरु को इन्होंने ज्यादा महान बताया है। दूसरे जो पंक्तियां हैं उसमें माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़त, इसमें भी इन्होंने काफी अच्छी व्याख्या करी है। और विशेष के तौर पर भी 3-4 पंक्तियां इन्होंने विशेष में लिखी हैं, जो कि काफी अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो आप सभी भी इसी तरीके से उत्तर को प्रयास करेंगे लिखने का। साथ ही साथ हमारे पास में है ये जो यूपीएससी में बता रही हूँ आपको, इन्होंने एक आंसर लिखा है। अपना नाम बता दे भाई, क्या है आपका नाम? ठीक है, इसमें इन्होंने इन्हीं दोनों को इन्होंने करा है, इस वाले का माया दीपक नर पतंग। ये बढ़िया व्याख्या है और काफी एक्सप्रेस भी इन्होंने करा है कि किस तरीके से मानव कई सौ योनियों में फंसा रहता है और उसके बाद में उसे प्राप्त होता है मनुष्य जीवन, और विशेष भी इन्होंने बढ़िया लिखा है। तो ऐसे ही आप लोग बढ़िया से उत्तर को लिखते रहिए। ठीक है, तो आवाज वगैरह सही से सुनाई दे रही है। हम भारतेंदु जी की काव्यगत विशेषताओं की तरफ हम चर्चा करेंगे और क्या उन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत कहा है, किस तरीके की काव्यगत विशेषताएं उन्होंने ली हैं। तरुण, आपने किस नाम से भेजा था? एक दिन मैं करके दिखा दूं? मैंने तो दिखाया था ना आपको, एक दिन करके नहीं दिखाया था जी? आपका नहीं आया तरुण, किस नाम से आएगा मुझे थोड़ा सा बताएं। भावार्थ कैसे है मैम? अमित पाल के नेम से आया होगा। ओके, अमित पाल के नाम से जो आपका भावार्थ आया है, 1 मिनट आरती, कहाँ पर आपने भेजा बच्चे? मुझे तो नहीं आया है, मुझे तो नहीं आया है इसमें। श्रद्धा के कुछ क्वेरीज थी अपनी तैयारी को लेकर, उनका मेल है। विशाल का है, यूपीएससी के नाम से है। शौर्या, आयुषी, मंजीत, सरोज, अभिषेक ने कबीर ग्रंथावली से पूछा था। अंजलि भारती ने उत्तर दिया था। अमित से मुझे कोई उत्तर नहीं आया है, आप चाहे तो अभी दे सकते हैं। कविता पाल ने कई सारे जो है क्वेश्चंस के आंसर भेजे हैं, है ना। मैला आंचल से भी इन्होंने भेजा है ना। और इनका जो रीतिकाल के प्रवर्तक, अच्छा इन्होंने वो भेजा है, शायद से नोट्स भेजा है। ठीक है, एक बार मुझे दोबारा भेजे जी। अमित पाल के नाम से मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। क्या आपको वहां पर एड्रेस नोट फाउंड जा रहा है? आपने कुछ तो भी किया होगा भाई। 4 को भेजा था। नहीं 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 आरती, मेरे पास नहीं आया अमित के नाम से कोई भी। ठीक है, आता तो मैं जरूर आपको बताती। जो आपका आया था वो मैंने आपको जरूर बताया था। ठीक है, आप मेरा जो मेल है वो ये है, monica.exampur@gmail.com, इसी पे भेजना है।
हाँ जी, इसी पे भेजना है। ठीक, चलिए। डन। आपसे सेंड हो गया था, कोई नहीं, आप वहाँ मुझे वहां पे भेज देना। आप उसमें भेज दें, तो आपका क्या कहते हैं वहां पर, उसमें भेज दें, ग्रुप में। ठीक है, चलिए जी। जहां तक कल की चीजों को बताया, वो सारी चीजें आपको क्लियर है या कोई दिक्कत है उसमें? बताएं एक बार कि वहां तक कोई दिक्कत है आपको। कौन कौन सी हमने काव्यगत परिस्थितियां यहाँ पर, सॉरी भावगत में थे ना हम कल, तो भावगत में थे। तो भावगत के अंदर आई थिंक हमने राजभक्ति या राष्ट्रभक्ति वाली करी थी। ठीक है, राष्ट्रभक्ति कर ली थी, और क्या किया था, और क्या किया था, लिखिए आगे। भारतेंदु युग की भावगत विशेषताओं के ही अंदर लिखना है। क्या लिखना है? भारतेंदु युग की भावगत विशेषता, भावगत विशेषताओं के ही अंतर्गत हमें अभी लिखना है। भावगत विशेषताओं के अंतर्गत शायद हमने 2 लिख लिया था, जो भी है उसका नेक्स्ट लिख लेंगे। हाँ, आपका अच्छा है तरुण, आपका मैंने चेक कर लिया, आपका है यूपीएससी यूपीपीसीएस वाला। ओके ओके ओके, मैंने बताया ना अभी एक आईडी से आया है, तो वो आपका है, तो अच्छा लिखा है आपने। उसका भ्रमी भ्रमी जो मतलब कई बार हमें योनियां लेनी पड़ती है। ठीक है, वो आपने भेजा है, कई योनियों में जन्म लेना पड़ता है मनुष्य को, वो आपने भेजा है, तो वेल एंड गुड। उसमें व्याख्या आपने काफी विस्तृत रूप से करी है, और आपका जो विशेष वाला पॉइंट्स है, 3-4 पॉइंट्स है, वो भी बहुत अच्छा है, प्रसंग और संदर्भ भी सही है। ठीक है, अगर वह 10 नंबर का होगा तो उसमें मैं आपको 5.5-6 नंबर देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए जी, इसमें नेक्स्ट लिखेंगे। भक्ति भावना भी थी, भक्ति भावना लिख लिया था क्या? भक्ति भावना भी इनकी काव्य में मिलती है, भक्ति भावना। नेक्स्ट 2 हो गया था, तीसरा है ये भक्ति भावना। भक्ति भावना के अंदर लिखिए कि अगर हम बात करें यहां पर, यहां का मतलब है आधुनिक काल की बात कर रहे हैं, परंतु यहां पर भी निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में भक्ति भावना मौजूद है, निर्गुण व सगुण। तो लिखेंगे इसे कि आधुनिक काल में, आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत, आधुनिक काल में भारतेंदु युग के अंतर्गत भक्ति की निर्गुण और सगुण दोनों ही स्वरूप मौजूद है, दोनों ही स्वरूप मौजूद है। दोनों ही स्वरूप मौजूद है। यहां भक्ति का एक तीसरा स्वरूप भी दिखाई देता है, यहां भक्ति का एक तीसरा स्वरूप भी दिखाई देता है, जिसे स्वदेश भक्ति के रूप में देखा गया। यानी वहां पर तो ईश्वर था या फिर ईश्वर नहीं था, ऐसे ही था ना, या तो निर्गुण था वहां पर, ठीक है, या सगुण था। यहां पर एक और आ गया, यानी कि यहां पर ईश्वर के रूपों की चर्चा थी, पर था भक्ति, पर था भक्ति। अब यहां पर एक तीसरा आ गया कि जो हमारा देश है, यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, उस राष्ट्र भक्ति की भी बात यहां पर आ जाती है। ठीक है, तीसरा स्वरूप है स्वदेश भक्ति से संबंधित, तो तीसरा स्वरूप स्वदेश भक्ति के रूप में दिखाई देता है। इस युग के, इस युग के कवियों, इस युग के साहित्यकार लिखेंगे, इस युग के साहित्यकारों का ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति का उद्देश्य देश की, क्यों कर रहे हैं? ताकि देश की समस्याओं को हमारे ईश्वर आकर के सुलझा जाए। ईश्वर की, ईश्वर के प्रति भक्ति का उद्देश्य देश की, देश की समस्याओं को, देश की समस्याओं को सुलझाना है या था, सुलझाना था। अब यहां पर लिखे कि हम आरत भारत
वासिन प अब दीन दयाल दया करिए। यानी हमारे ऊपर, हम भारतवासिनी आपकी मिलकर के आरती करते हैं। हे दीन दयाल हमारे ऊपर दया करिए, यानी कि हमारे इस प्रतंत्र हुए जो देश है हमारा, उसको आप स्वतंत्र करिए। हे ईश्वर, हम आपकी भक्ति करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, आप यहाँ पर हमारे कल्याण करें। ठीक है, ये हो गया आपका। इसका नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण लिखे इसमें। भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग के साहित्यकारों में, भारतेंदु युग के साहित्यकारों में काव्य, भारतेंदु युग के साहित्यकारों में भारतेंदु युग के साहित्यकारों में काव्य जन जीवन से भी जुड़ा हुआ था। जन जीवन से भी जुड़ा हुआ था, जिसमें जिसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, जिसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, बाल विवाह, जिसमें नारी शिक्षा, विधवा समस्या, बाल विवाह, बाल विवाह एवं धार्मिक मतभेदों से उत्पन्न संकीर्णता, यानी नैरो माइंडनेस, हिंदू मुस्लिम टाइप की चीजें, संकीर्णता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों पर, अन्य सामाजिक बुराइयों पर चोट करते हुए साहित्य रचना की गई। साहित्य रचना की गई, यानी कि यहां पर ऐसा नहीं था कि पूरा साहित्य केवल राष्ट्रभक्ति से जुड़ा हुआ था। यहां पर साहित्य का मतलब था कि वह साहित्य जन जीवन से भी जुड़ा हुआ था। आम पब्लिक की क्या समस्याएं थी? आम पब्लिक की समस्या थी इस वक्त ये, नारी की शिक्षा नहीं थी, विधवा को विवाह नहीं था, ठीक है, बाल विवाह हो जा रहे थे। तो इससे क्या था, इससे संबंधित वहां पर तमाम तरीके की जो समस्याएं समाज में उत्पन्न हो जा रही थी, उन समस्याओं पर भी यहाँ पर कुठाराघात या फिर चोट करते हुए आता है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, पांचवा नंबर, इसमें लिखेंगे श्रृंगार, श्रृंगार की भावना। श्रृंगार की भावना लिखे कि भारतेंदु युग में काव्य में श्रृंगार और भक्ति, श्रृंगार एवं भक्ति का समन्वय देखा जाता है। समन्वय देखा जाता है, आगे चलेंगे, समन्वय देखा जाता है। नेक्स्ट, छठा, अंतर्विरोध, अंतर विरोध लिखे इसमें कि भारतेंदु युग में समाज के भीतर
समाज के भीतर अंतर विरोधों का उदय हुआ, अंतर विरोधों का उदय हुआ, एवं एवं इस एवं संगीता आंसर करना सिखा दूं? ओके बच्चे, कहां पर सीखना है, मतलब लिखना सीखना है कि मेल करना सीखना है, वो बताइए, बताइए कैसे कह रहे हैं आप, वो बताइए। अंतर विरोधों का उदय हुआ, अंग्रेजी और भारतीय, अंग्रेजी एवं भारतीय संस्कृति, अंग्रेजी एवं भारतीय संस्कृति, अंग्रेजी एवं भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित के अंतर्निहित मूल्यों में मिलन हुआ, मिलन हो रहा था, मिलन हो रहा था, जिससे जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई। भाई दो ऑपोजिट चीजें मिल रही हैं तो तनाव तो होएगा ही, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिसे जिसे लिखना, मैं कई दिन से आंसर्स आपको करा रही हूं तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो एक पृष्ठभूमि बनी होगी मिहिर, संगीता। जैसे मैंने कल भी आपको एक आंसर कराया था, आज करा दूंगी ये भारतेंदु जी वाला, ठीक है? बाद में क्लास के बाद में, मतलब पढ़ने के बाद में हम कर लेंगे आज भारतेंदु वाला, तो थोड़ा सा उसमें प्रयास करना कि ज्यादा तेजी से आप सीख सके चीजों को, ठीक है? चलिए, लिख लिया? तनाव की स्थिति पैदा हुई, जिसे जिसे भारतेंदु युग की कविताओं में देखा जा सकता है, जिसे भारतेंदु युग की कविताओं में देखा डन। आगे चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखेंगे भारतेंदु युग की भारतेंदु युग की शिल्पगत विशेषताएं। वहां तक क्लियर है? काव्यगत विशेषताओं में कौन कौन सी चीजों को आप डालेंगे? डाल लीजिए हेडिंग। लिखेंगे इसमें सबसे पहला भाषा लिखें, भाषा। सबसे पहला क्या लिखेंगे? भाषा।
तो भाषा के अंदर कौन सी भाषा यूज हुई है, लिखे। भारतेंदु युग के अधिकतर कवियों में, भारतेंदु युग के अधिकतर, हाँ जी हाँ जी, हाँ, बुखार है, बिल्कुल बुखार है मुझे अभी भी। आरती वो बना हुआ है, बच्चों ने बनाया हुआ है, बच्चे एक ग्रुप ना, आरती जी को उसमें शामिल कर लीजिए आप सभी, ठीक है। बिल्कुल 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 आरती। और भेजना नहीं आता सरिता, मैंने एक दिन बताया था आपको, आप जैसे अपना क्वेश्चन लिखते हैं ना, उसको पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। फिर अपना जो आपका मेल होता है, मेल से कंपोज पे जाइए और कंपोज पे जा करके उस फाइल को उसमें अटैच करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। भाषा लिखे। भारतेंदु युग के अधिकतर साहित्यकारों की, भारतेंदु युग के अधिकतर साहित्यकारों की रचनाओं में प्रयुक्त, रचनाओं में प्रयुक्त भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, ठीक है। जैसे भारतेंदु जी कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं कि वैसे तो अंग्रेजी बहुत ही अच्छी भाषा है भाई, है ना, उनके अनुसार, अंग्रेजों के अनुसार वही कहते थे ना वो, कि सबसे अच्छी हमें जिम्मा दिया परमात्मा ने, है ना, हमें जिम्मा दिया परमात्मा ने कि भाई हम तुमको सुधारे आ करके, है ना। तो अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि, यानी कि हालांकि, अंग्रेजी पढ़ के क्या हो सकता है, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, सब गुण होत प्रवीण, पै पै निज, पै निज भाषा, यानी कि हमारी जो अपनी भाषा है, स्वदेशी भाषा है, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, यानी कि परंतु अपनी जो भाषा है हमारी, यदि हम उसमें, यदि हम उसमें यदि हम उसमें उसमें अपने आप को नहीं ढालेंगे, तो हम क्या रहेंगे, हम हीन के हीन रहेंगे, हम गरीब के गरीब ही रहेंगे, यदि हमें अपनी भाषा में ज्ञान नहीं आता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर चीजें ठीक से आ गई आप लोगों को। तो इसलिए ब्रज भाषा का प्रयोग ही उन्होंने अपनी काव्य के अंतर्गत किया। हालांकि वो बात अलग है कि इस युग तक आते आते जो पद्य की भाषा थी उसकी जगह पर गद्य ने ले लिया। अच्छा, गद्य क्यों आया? क्योंकि गद्य में विस्तार हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्तार हो सकता है। और ये जो युग था, यहाँ पर ज्यादा एक्सप्रेशन चाहिए थे। क्यों चाहिए थे एक्सप्रेशन ज्यादा? क्योंकि अब हमें अपनी बात को अच्छे से कहना था, हमारे अंदर हमें स्वतंत्रता के लिए अपने लोगों को समझाना था। और जब हमें अपने लोगों को समझाना होगा तो वी वांट मोर एक्सप्रेशन, हमें ज्यादा एक्सप्रेशंस की आवश्यकता होगी। तो इस करके हमने यहाँ पर अपने लोगों को समझाने के लिए, हमारे पास में इतना ज्यादा लोग ज्ञानी भी नहीं थे, बेचारे एवरेज तरीके के लोग थे, तो इसलिए हमारे यहाँ पर गद्य भी आता है, परंतु जो पद्य में हमने यूज करा वो हमने क्या किया, पद्य में हमने ब्रज भाषा को यहाँ पर प्रयोग किया है। हमारे ज्यादातर जितने भी हमारे यहाँ पर काव्य आए हैं। आगे लिखेंगे काव्य रूप। दूसरा काव्य रूप, तो काव्य के रूप में इन्होंने मुक्तक का प्रयोग किया है। जैसे एक एक कविता किसी पर कह दी, एक बात किसी पर कह दी, ठीक है। हालांकि कुछ प्रबंध काव्य भी मिलते हैं, हालांकि कुछ प्रबंध काव्य भी यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है जी। लिखेंगे कि हालांकि, हालांकि भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में, युग में प्रबंध, प्रबंध, प्रबंध और मुक्तक समझ आता है आपको। काव्य भी मिले हैं,
मिले हैं, परंतु परंतु अधिकतर अधिकतर रचनाएं किस में मिलती है? मुक्तक में मिलती है। अधिकतर रचनाएं किस में मिलती है? मुक्तक में मिलती है। मुक्तक में क्यों मिलती है? क्योंकि इन्हें सोसाइटी की यानी कि समाज के प्रत्येक मुद्दे पर बात करनी थी। समाज के प्रत्येक मुद्दे पर इन्हें बात करनी थी, और इस प्रत्येक मुद्दे पर जैसे नारी की शिक्षा पर बात करनी थी तो अलग से इन्हें कुछ लाइनें चाहिए थी। इन्हें बाल विवाह पर बात करनी थी, ठीक है। इन्हें यहाँ पर जो है विधवा विवाह पर बात करनी थी, विधवा विवाह, ठीक है। इन्हें यहाँ पर अपनी राष्ट्रभक्ति यानी कि देश की भक्ति पर बात करनी थी, तो उसके लिए इन्होंने अलग चीजों को लिखा। इन्हें यहाँ पर बाल विवाह, सॉरी हो गया बाल विवाह, इन्हें यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन का शोषण था उसके लिए बात करनी थी। तो यहाँ पर तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को ये अपनी रचनाओं में कवर करना चाहते थे, और इन रचनाओं में कवर करने के लिए इन्हें मुक्तक का प्रयोग करना पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर मुक्तक की चीजें ज्यादा लिखी गई है, ठीक है जी। ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? ये बिल्कुल क्लियर है या नहीं है, एक बार बताएंगे मुझे। यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत आप लोगों को? बताएं, यहां तक की चीजों में कोई दिक्कत, परेशानी, दुख बताएं फटाफट से। चलिए जी आगे चले। ओके, नेक्स्ट आ जाता है छंद। तीसरा छंद। तो छंद के रूप में इन्होंने दोहा का भी प्रयोग किया है। भारतेंदु युग में लिखे, भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग में रचनाओं, भारतेंदु युग में, भारतेंदु युग की रचनाओं में दोहा, चौपाई, दोहा, चौपाई, दोहा, भेज दीजिए तरुण, कोई दिक्कत नहीं है। दोहा, चौपाई आदि छंदों, आदि छंदों का आदि छंदों का प्रयोग मिलता है। चौथा अलंकार, अलंकार आप लिखेंगे कि भारतेंदु युग, भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग की अधिकांश रचनाओं में, भारतेंदु युग की अधिकांश रचनाएं, भारतेंदु युग की अधिकांश रचनाएं अधिकांश रचनाएं सामान्य, सामान्य जन की समस्याओं, सामान्य जन की समस्याओं से जुड़ी हुई है। अतः, अतः अतः इन रचनाओं में, अतः इन रचनाओं में, अतः इन रचनाओं में अलंकारों पर बहुत प्रयोग, अलंकारों का बहुत प्रभाव नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता अभी बताती हूँ। प्रभाव नहीं दिखाई देता क्योंकि देखो अलंकार क्या होता है, अलंकार क्या होता है? अलंकारों से
अलंकारों का मतलब होता है सजना, है ना। यानी कि जब हम आभूषण पहनते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उससे सज रहे हैं, है ना। तो उससे जब व्यक्ति सजता है तो उससे जो नेचुरल पना है, यानी कि जो नैसर्गिक है, वह क्या हो जाता है, वह खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इनका मकसद है आम जनता की परेशानियों को रखना, ठीक है, आम जनता की परेशानियों को रखना। तो यदि ये यहाँ पर 50 तरीके के अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो जो मूल भाव है कविता का, जो मूल भाव है या जिस पर ये चोट करना चाहते हैं, वो चोट उतनी बड़ी हो नहीं पाएगी, है ना। वो चोट उतनी बड़ी हो नहीं पाएगी। तो इसलिए अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं देता। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं कि क्योंकि इनका मकसद क्या है, आम जनता की समस्याओं को उठाना, और यदि यह अलंकारों का बहुत प्रयोग करेंगे तो वो दब जाएगा, उसका प्रभाव दब जाएगा। समझ रहे। चलिए लिखिए इसको फटाफट से। लिख लिया, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सजावट पर ध्यान नहीं देते हैं। डन। चलो भाई आगे चलो। आगे लिखेंगे अलंकार हो गया, छंद हो गया, भाषा हो गई और काव्य रूप हो गया। ये 4 चीजें हैं जिनको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब आगे लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाई 6 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, आपके यहाँ कितना? भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं एवं उनका साहित्य, एवं उनका साहित्य, एक महान साहित्यकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र एस्टैब्लिश है, ठीक है, एक महान साहित्यकार के रूप में। डन। अब यहां पर लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान साहित्यकार है, एक महान साहित्यकार है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में, जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अपना अविस्मरणीय, आप ऐसे लिखे, अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है,
ठीक है। अगर हम इनको एज अ साहित्यकार देखते हैं तो एज अ साहित्यकार देखने पर हमें ये ज्ञात होता है कि इन्होंने ना तो किसी प्रकार का निबंध छोड़ा, ठीक है, ना ही नाटक, ना ही पत्रकारिता, ठीक है, यानी कि एक जो ओवरऑल जितने भी इसके गद्य के जितने भी रूप हो सकते हैं, जितने भी उसके आयाम हो सकते हैं, उन सभी को इन्होंने छुआ है। और भारतेंदु न केवल लोगों का मन बहलाने के लिए कविताएं लिख रहे हैं, भारतेंदु एक सजग प्रहरी के रूप में, एक सजग साहित्यकार जो कि एक आईना दिखाता है समाज को, चाहे वो आईना अंग्रेजों के शोषण का हो, चाहे वो आईना समाज के अनछुए उन पहलुओं का, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं का हो, चाहे वो उस समय के किसी भी तत्कालीन परिस्थिति का आईना हो, उसको ये दिखाते हुए अपने साहित्यकार को अंदर से मरने इन्होंने कभी नहीं दिया। ना ही इन्होंने अंग्रेजों के ऊपर इतना अपूर्ण विश्वास करा कि नहीं भैया हम तो जो है तुम्हारे ही है, ठीक है, ये सारी चीजें तो इन्होंने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करी है। ओके, लिखे इसमें कि महत्वपूर्ण योगदान दिया है इनके व्यक्तित्व में एवं इनकी रचनाओं के माध्यम से, इनके व्यक्तित्व में एवं इनकी रचनाओं के माध्यम से क्या किया है इन्होंने? वर्तमान की पीड़ा, जो वर्तमान में समस्याएं चल रही थी, उन पीड़ाओं को, वर्तमान की पीड़ा जो भी दुख है, जिस तरीके का भी है, शोषण हो रहा है, अंग्रेज हाहाकार मचा रहे हैं पूरी तरीके से, है ना। यहां पर आगे लिखेंगे कि वर्तमान की पीड़ा अतीत यानी भूतकाल में तो हम बहुत महान थे, है ना, भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी। भूतकाल का गौरव, अतीत की पीड़ा, भूतकाल का गौरव एवं भविष्य के स्वप्न, इन सबको इन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है। इनके व्यक्तित्व में इन्होंने क्या लिखा मैंने, इनके व्यक्तित्व में और इनकी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने वर्तमान की पीड़ा को, भूतकाल के गौरव को और भविष्य के स्वप्नों को अंतर्निहित करके प्रस्तुत किया है। एक तरफ जहां भारतेंदु भारतीय जनता की गुलाम मानसिकता, आडंबर, पाखंड आदि के कारण हो रहा पतन आदि को दिखाते हैं। वही दूसरी तरफ ब्रिटिश शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, भेदभाव, अपने को श्रेष्ठता का अंग्रेज यही कहते थे ना, हम सबसे श्रेष्ठ सिद्धांत, भ्रष्टाचार, भेदभाव, अपने को श्रेष्ठता का सिद्धांत एवं अलगाववाद जैसी समस्याओं को दिखाते हैं, ये लाइन चेंज करके लिखेंगे। भारतेंदु एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। मतलब अब मान लिया कोई कहानीकार है, कहानी लिखते रहेगा बैठे बैठे, ये क्या है, बहुआयामी व्यक्तित्व इनका है कि धनी थे
इन्होंने अपनी साहित्य रचना के अंतर्गत कविता, काव्य भी लिखा है, नाटक, निबंध, उपन्यास, आलोचना आदि आदि के रूप में एक विस्तृत साहित्य की रचना कर स्वयं को अमर कर लिया। ठीक है, आगे लिखेंगे। कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे फटाफट से। कवि थे, बड़े नाटककार थे, बड़े कवि थे, बड़े संपादक रहे कई इन्होंने, जैसे इनकी जो आती है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, इन सब का प्रकाशन इन्होंने करा और जनता तक इन्होंने अपनी पत्रकारिता को पहुंचाया। बड़े निबंधकार हुए हैं, जैसे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, जब आप भी पढ़ोगे इसको, उसमें है ये सत्येंद्र वाले में। ठीक है, एक बार देखना इसको। तो ये सारी चीजें जो है इन्होंने बहुत बढ़िया तगड़े तरीके से लिखवाई। लिखे इसमें कि कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, लिखे इसमें भारतेंदु युग के प्रमुख स्तंभ, के रूप में भारतेंदु ने कई प्रमुख रचनाएं की, जिनमें प्रेम तरंग, मधुकुल, फूलों का गुच्छा आदि प्रमुख है। भारतेंदु की इन रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, हास्य व्यंग एवं राष्ट्र भावना एवं राष्ट्रभक्ति की भावना बड़ी मात्रा में दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत या जिसके माध्यम से भारतेंदु ने तत्कालीन समाज के जीवन को कविता के समीप ला करके खड़ा कर दिया। यानी कविता जिसको ये लोग समझते थे कि नहीं ये बहुत अलग है, ये हम इसे नहीं समझ पाएंगे, तो एकदम जनता की भाषा में ला करके उसके समीप खड़ा कर दिया हमारे भारतेंदु जी ने। ये कहते हैं कि सब गुरुजन को बुरा बतावे। आप दो चार चीजें तो जैसे वो पैदल विदेश चला जाता है, वो सब याद रख लेना, दो चार आपको ना याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। अपनी खिचड़ी आप पकावे, अपनी खिचड़ी
खाने का मन तो नहीं कर गया किसी का? आप पकावे, भीतर तत्वना, झूठी तेजी, भीतर तत्वना झूठी तेजी, क्यों सखी साजन। ये कौन, ये वो है मुकरिया पहेलियां है ना। क्यों सखी साजन, नहीं अंग्रेजी, नहीं अंग्रेजी। ठीक है, ये किसके यहाँ पर आपने पढ़ी है मुकरिया? क्या कह रहे हैं? सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन, नहीं अंग्रेजी। ठीक है, तो यानी कि ये किनके द्वारा, ये हमारे जो कवि है भारतेंदु जी, उनके द्वारा यहाँ पर कविता के समीप इन्होंने जनता को यहाँ पर ला करके छोड़ दिया है। ठीक है, लिखिए इसको फटाफट से। डन। जी लिख लिया, डन, नोटेड, वेरी नाइस। आगे देखिएगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एक संपादक के रूप में इनका बड़ा नाम है, संपादक के रूप में दूसरा नंबर, संपादक के रूप में भारतेंदु। देखो आपको सवाल कैसे आएगा कि भाई भारतेंदु का आपको योगदान बताना है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास में या भारतेंदु युग में, तो ये सब चीजें आपको लिख देनी है। लिखे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में, आरती ये आप पूछना मैनेजमेंट से, नंबर है आपके पास? नंबर है नहीं है तो मैं बता देती हूँ, 7272020276, उनसे पूछो जरा ये क्लासें क्यों नहीं हो रही है, बताएंगे आपको। ठीक है, अमीर खुशरो ने लिखी थी, बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल मुकरिया, वो पूछते थे सवाल और फिर खुद ही उत्तर दे देते थे। लिखे इसमें, भारतेंदु ने अपनी भारतेंदु ने पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादकता के महत्वपूर्ण, संपादकता के महत्वपूर्ण आयाम जोड़े। इन्होंने इनकी इनकी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम आता है, का नाम आता है, जिसके माध्यम से भारतेंदु साहित्य की चेतना को, हाँ जी इकोनॉमी ही बता रही हूँ विक्रम सिंह, मैं भी एक बार मैनेजमेंट से पूछ लो थोड़ा कि क्यों नहीं हो रही है क्लास, वो बताएंगे आपको। फोन करिए उनको, पूछिए उनसे। ठीक है, नहीं लगा होगा, बिल्कुल नहीं लगा होगा। आगे यदि हिंदी का ना लगा हो तो वही पूछिएगा फोन करके कि क्या हो रहा है, बताएंगे। ठीक है जी, सामान्य जन तक पहुंचाया भारतेंदु ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से। क्या इनके विषय होते थे जो आज होने चाहिए? अरे नहीं डांटा भाई, मैं क्यों डांटूंगी आपको, आप तो इतने प्यारे हो यार। डांटा नहीं, मैंने कहा उनसे पूछो, डांटा ये आपको डांट लगती है? डांट फिर नहीं देखी आपने? डांट थोड़ा है, ये तो प्यार है। एक बार थोड़ा सा देखिए उस इस नंबर पर कॉल करके। ठीक है, पूछिए उनसे, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। ठीक है, ये नंबर है। अच्छा एक और छूट गया बीच में, है ना।
डांटा नहीं मैंने भाई, मेरी आवाज ही आपको अब ऐसी लगेगी, है ना। ये लीजिए, ठीक है। ये नंबर ले लो, बुलाया मत करो यार आप लोग बीच बीच में। लिखे इसमें कि उन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं उन्होंने समाज में व्याप्त समस्याओं को अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से खुलकर 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 रखा, ठीक है, खुलकर रखा। आरती बुरा मत मानो यार। जी लिखे, खुलकर रखा, जिसमें शिक्षा व्यवसाय अकाल महामारी शोषण आदि समस्याओं पर भारतेंदु ने अपने स्वर को मुखर किया। यानी बहुत ज्यादा इन्होंने इन पर सवाल पूछा कि भाई व्हाट अबाउट इंडियन एजुकेशन, व्हाट अबाउट हम क्या करें, हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया, क्यों? क्योंकि तुम कमर्शियल खेती करवाते हो, हमारी सारी जमीनें तुमने ले ली, तुम मालिक बन के बैठ गए, शोषण करते हो उसके बावजूद भी हमारा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सारे लेख इन्होंने अपनी पत्रिकाओं में लिखे हैं। और इन लेखों को लिखने के पीछे इनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को, देखो सबका उद्देश्य एक ही था कि अंग्रेज यहां से जाए और हमें स्वतंत्रता मिले। वो चाहे भगत सिंह जी हो, वो चाहे गांधी जी हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, तमाम जितने भी हमारे लोग हुए, उन सबका उद्देश्य यही था कि किसी तरीके से हम जो गुलामी मानसिकता है, इस गुलामी मानसिकता से हम बाहर निकले, ये लोग यहां से जाएं, भागे, ठीक है। अगला लिखे, नाटककार के रूप में भारतेंदु, नाटक भी लिखे इन्होंने भारत दुर्दशा टाइप के, नाटककार के रूप में भारतेंदु यहां पर लिखे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक श्रेष्ठ नाटककार थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक श्रेष्ठ नाटककार थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में पौराणिक, ऐतिहासिक एवं राजनैतिक एक मिनट, ये एवं यहाँ पे मत लिखना, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सामाजिक नाटकों के माध्यम से कुल 17 नाटकों को कुल 17 नाटकों की रचना करी है। एक्चुअली इन जो ये 17 नाटक है ना, इन 17 नाटकों में कुछ तो इन्होंने मूल रूप से लिखे हैं और कुछ का ट्रांसलेशन वगैरह करा है, ठीक है जी। तो कुल टोटल 17 नाटक बताए जाते हैं, है ना, जिसमें आपके कुछ पौराणिक है। पौराणिक जैसे कि आपका इसमें आ जाता है
जैसे पौराणिक के अंदर आपका आ जाएगा, जैसे नील देवी थी एक, नील देवी, उसके को लिखा है इन्होंने। जैसे आप बात करें यदि कि इसमें इन्होंने सती, हाँ सती, सती प्रताप था इनका एक पौराणिक, आप नाम लिख लीजिए, 2-3 का लिख लीजिए, जिनमें सती प्रताप, सती प्रताप पौराणिक, यानी कि जिनका वर्णन कई पुराणों उराणों में किया गया है ना, तो ये पौराणिक है इनका, पौराणिक। आगे लिखेंगे जो इनका भारत दुर्दशा है, भारत दुर्दशा वैसे तो भारत की वैसी ही दुर्दशा थी जैसा इन्होंने वर्णन किया, परंतु इसे काल्पनिक के अंदर माना जाता है, यानी कि इन्होंने एक कल्पना के आधार पर लिखा है, कोई ऐसा पात्र नहीं है जिसके आधार पर इन्होंने लिखा हो। ठीक है जी। जैसे इनका एक आता है अंधेर नगरी, भी इन्हीं का नाटक है। ठीक है जी, अंधेर नगरी भी इन्हीं का है। तो इस तरीके से इन्होंने लगभग 17 को अनुदित किया, यानी कि 17 नाटकों में इन्होंने क्या किया। ठीक है, इन सब की रचनाओं से संगीता जी प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, विक्रम, आरती, इट्स ओके बच्चे, आज नहीं है वो क्लास। ठीक है ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई भी बच्चा आपस में मुठभेड़ ना करे भाई, परेशान मत होइए, है ना परेशान मत होइए आप लोग, है ना, आपके हित में ही चीजें हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। बस मेरा ये कहना है कि यदि आगे कोई क्लास नहीं हो रही तो उसमें मेरी कोई खता नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक है, आप एक बार मैनेजमेंट से उसका जरूर मतलब ब्यौरा लें कि क्या हो गया है, क्या है ना। मैनेजमेंट को आप फोन करके एक बार अगर पूछ लेंगे चीजों को तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। मैं उसे ऑफिशियली क्या मैं बोलूं उसमें, है ना। तो ये चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं। आप आपस में मुठभेड़ मत करिए, आपस में मत लड़ो भाई। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो आपकी मिसालें दी जाती हैं अन्य क्लासेस में ठीक है, तो आप मत करो ऐसा दूसरा जो अनुदित नाटक है, जैसे मुद्रा राक्षस है एक, है ना, जैसे एक कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी संस्कृत का है ना, एक इनका अंग्रेजी से भी इन्होंने कुछ लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हैं जिनको इन्होंने अनुदित के रूप में लिया है, और कहीं कहीं से इन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया है। ठीक है, रॉ मटेरियल ले लिया है, उसके ऊपर कुछ नाटक लिख डाले हैं। तो ये सब इन्होंने काम करा है जिनको नाटककार के रूप में एक बड़े उसमें देखा जाता है। और अगर हम नाट्य साहित्य की बात करें तो काफी बड़ी मात्रा में इन्होंने उसको समृद्ध किया है। ठीक है जी। अब आगे आ जाती है बात निबंधकार के रूप में भारतेंदु का क्या योगदान रहा। अभी एक प्रश्न बताऊंगी जिसमें प्रश्न पूछा गया है इनका। जी लिखिए इसमें, निबंधकार के रूप में, निबंध कार के रूप में भारतेंदु, लिखे भाई कि लिखे कि गद्य की इस प्रमुख विधा, गद्य की इस प्रमुख विधा, गद्य की कई विधाएं हैं जिसमें निबंध एक महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, गद्य की इस प्रमुख विधा गद्य की इस प्रमुख विधा के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई महत्वपूर्ण निबंध लिखे। कई महत्वपूर्ण, रचना से प्रश्न नहीं आता है संगीता जी। ठीक है, रचना से प्रश्न नहीं आता है, ओवरऑल भारतेंदु जी से आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, और जैसे भारत दुर्दशा हमारे इसमें है, जो नाटक आपके इसमें है सिलेबस में, वहां से हो सकता है प्रश्न आ जाए। ठीक है, अभी तक इस तरीके से कोई प्रश्न कि भाई आपको सती प्रताप से प्रश्न पूछ लेगा, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। ओवरऑल भारतेंदु जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो प्रश्न आपको पूछ लेगा। ठीक है, गद्य की इस प्रमुख विधा में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। लिखिए आगे, भारतेंदु जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी साहित्य को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को कई महत्वपूर्ण निबंध देकर, कई महत्वपूर्ण निबंध देकर मजबूत किया है, और साथ ही साथ मजबूत किया है, और साथ ही साथ
अन्य साहित्यकारों के लिए भी, अन्य साहित्यकारों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर, अन्य कई साहित्यकारों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर मार्गदर्शन किया है। भारतेंदु जी के अधिकतर निबंध राष्ट्र प्रेम, एवं भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति, भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति भारत की गौरवपूर्ण संस्कृति का बखान करते हैं। ये निबंध न केवल पाठकों का मनोरंजन करते हैं, अपितु न केवल पाठकों का मनोरंजन करते हैं अपितु, अभिषेक आपका मेल आया अभी, हेलो मैम करके, है ना, जो आपने किया है 1:12 पर, ठीक है। हाँ जी, न केवल पाठकों का मनोरंजन करते हैं अपितु उनके दिमाग में वैचारिक चेतना का भी संचार करते हैं। वैचारिक चेतना का भी संचार करते हैं, यानी सोचने के लिए थॉट प्रोसेस होती है ना। निबंध क्या है? थॉट प्रोसेस है। तो उस थॉट प्रोसेस को डेवलप कराने में साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निबंध बड़ी मात्रा में देखे जाते हैं। ठीक है, लिखे इसमें। लिखिए इसमें कि भारतेंदु जी के प्रमुख निबंध संग्रह में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन आदि महत्वपूर्ण है। आगे नेक्स्ट आगे लिखेंगे, कौन सा नंबर है ये? उपन्यास के क्षेत्र में या उपन्यासकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र, उपन्यासकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र। लिखिए इसमें कि
गद्य की प्रमुख विधा उपन्यास, गद्य की प्रमुख विधा उपन्यास का विकास भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु युग में हुआ। गद्य की प्रमुख विधा उपन्यास का उदय या विकास भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु मंडल है एक्चुअली, इसमें कई सारे लोग आएंगे, अभी हम चर्चा करेंगे उनके भी। भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार श्रीनिवास दास को हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु की रचना का प्रथम उपन्यासकार होने का श्रेय जाता है या प्रथम उपन्यास का श्रेय जाता है। आगे लिखेंगे। भाषा के क्षेत्र में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भाषा के क्षेत्र में भारतेंदु का ये पूछा जाता है, ठीक है, मतलब इसको आप इसकी विशेषता में लिख सकते हैं। लिखिए इसमें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने साहित्य में पद्य के अंतर्गत ब्रजभाषा तथा गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग कर हिंदी साहित्य को समृद्धता प्रदान की है। भारतेंदु जी का योगदान सदैव याद रखा जाएगा, जहां उन्होंने काव्य में प्रयोग होने वाले कठिन शब्दों के स्थान पर सरल एवं सहज शब्दों का प्रयोग एवं कविता को आम जन से जोड़ने के लिए उसमें लोकोक्ति तथा
मुहावरों का प्रयोग कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किया। एक महत्वपूर्ण प्रभाव ठीक है, लिख लिया। डन। ओके जी, चलिए, ये चीज समझ में आ गई, क्या इनके योगदान रहे, क्या इन्होंने किया। आप यहां से लगा करके इसको थोड़े छोटे स्वरूप में लिख सकते हैं, दो चार रचनाओं का बीच में जिक्र कर देंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, क्या इनका जो है साहित्य में योगदान रहा, यहां से है ये। मतलब ये एक महान साहित्यकार थे। इन्होंने मतलब अपनी रचनाओं के माध्यम से क्या किया, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो भी पीड़ाएं अतीत में उठ रही हैं उनको दिखाया, पिछले अतीत को दिखाया, भविष्य में क्या स्वप्न हम देख सकते हैं उसको दिखाया, ब्रिटिश समाज में क्या क्या चीजें थी उनको किस तरीके से इन्होंने अपने ऐसे अनपढ़ जनता के सामने कैसे प्रस्तुत करना है वो दिखाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है एक बहुत बड़े कवि थे, एक जो है बहुत बड़े संपादक रहे हैं, बहुत बड़े नाटककार रहे हैं, निबंधकार रहे हैं, ये तमाम चीजें, उपन्यासकार रहे हैं। हालांकि इन्होंने उपन्यास ज्यादा लिखे नहीं है, एक उपन्यास लिखना, एक उपन्यास था कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ठीक है, उसे पूरा नहीं कर पाए थे, मतलब उन्होंने प्रयास किया था उसे लिखने का। तो फिर इन्होंने कहा था कि भाई मतलब ये नाटकों में नाटककार के रूप में बड़े रूप से प्रभावित है, मतलब प्रभावित है। तो ये सारी चीजें आप लिख देंगे भाषा आदि के विकास में। तो ये हो गया इनका कि किस तरीके से भारतेंदु का एक कंट्रीब्यूशन रहा है, लिख दोगे इस चीज को। एक सवाल जो मैंने कल शायद आपसे शेयर करा था क्या? हाँ जी, करा था क्या कल मैंने आपसे? एक क्वेश्चन था जिसको मैंने शेयर करा था आपसे। उस क्वेश्चन को मुझे बताइए, अगर कोई स्टूडेंट ने उसको देखा होगा तो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया था। ठीक है, बताएं अगर किसी को याद है तो। ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी आपको, देखते हैं कितना याद आप लोग को रहता है चीजें। बताइए, मैंने कल आपसे एक सवाल यहाँ पर जो है किया था डिस्कस। तो जैसे यदि हम इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये था वो क्वेश्चन, हिंदी के स्वरूप निर्धारण में भारतेंदु युग का योगदान, ये आया है। ये क्वेश्चन आपका आया है सिविल सेवा 2020 में। ठीक है, लिख दोगे इसको, मुझे बताओ, लिख दोगे इस क्वेश्चन को? जी, लिख दोगे या नहीं लिख दोगे? बताइए, कौन कौन लिखने की हिम्मत रखता है? हम्म, बताइए। बताइए।
जी बताए। अब यहाँ पर आ जाता है भारतेंदु मंडल, यानी खुद तो भारतेंदु जी थे ही एक बहुत महान व्यक्तित्व, इस मंडल में भी कुछ लोग थे। जैसे भारतेंदु मंडल में कौन कौन लोग आते हैं? एक आते हैं बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। रचना वचना कुछ याद है? प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। एक आते हैं लाला श्रीनिवास दास, लाला श्री। एक आते हैं बद्री नारायण। एक आते हैं राधा चरण गोस्वामी। एक आते हैं राधा कृष्ण दास, राधा, बताओ, ठीक है। डन। भारतेंदु मंडल में इतने लोग आते हैं, एक दो की चर्चा कर लेते हैं। लिखे आगे इसमें सबसे पहले प्रताप नारायण मिश्र। लिखे प्रताप नारायण मिश्र। अरे वो थोड़ा ही है भाई, वो हरिश्चंद्र यार, तुम तो कहीं का कहीं मिला देते हो। ये साहित्य की बात हो रही है, तुम उसे ले आए घुसेड़ लिया लाके यार। कौन है भाई? संगीता ऐसे करोगे यार? जिनकी पत्नी तारा पुत्र रोहित, वो कौन है? वो है जो झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हरिश्चंद्र है वो, ये अलग है, ये साहित्य है। ऐसे ना करो, ठीक है। ये वो वाले हैं भारत दुर्दशा वाले, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र लिखो, ठीक है। संगीता जी समझ में आ गया? वो कौन है? वो है जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, समझ रहे हो? जिनकी मुझे लगता है डोम वोम ने परीक्षा ली थी, मम्मी सुनाती थी हमारी, है ना, मम्मी सुनाती है हमारी, डोम ने परीक्षा ली थी और शमशान घाट में लगा दिया जाता है इनको, पता नहीं क्या परेशानी हो गई थी बेचारों के साथ, है ना। वो अलग है बच्चे, ये अलग है, ठीक है। आप लिखो प्रताप नारायण मिश्र। लिखेंगे इसमें कि भारतेंदु मंडल के, ठीक है। हाँ वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, वो अलग है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ये अलग है बेचारे, ये तो आधुनिक काल के हरिश्चंद्र है। अरे कोई बात नहीं अभिषेक, नहीं पता होगा, नई जानकारी होगी उनको, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है संगीता, अभी क्लियर है बच्चे? वो अलग है, वो कौन है? वो है जिनको जो है, जिनका नाम आता है हमारी ऐतिहासिक उसमें, पौराणिक में कहूंगी मैं तो बल्कि, ठीक है। उस सदैव ऐसे बोल दिया जाता है ना, अरे बड़े तुम हरिश्चंद्र की औलाद हो, यानी कि उन्हीं हरिश्चंद्र की बात करी जाती है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे बेचारे कभी भी। ये साहित्यकार हरिश्चंद्र है, ठीक है। चलिए जी, लिखिए इनको कि प्रताप नारायण मिश्र, लिखे ऐसे लिखे, भारतेंदु मंडल में, भारतेंदु मंडल में, हाँ सब कुछ दान कर दिए थे, ऐसा कुछ था। लिखे भारतेंदु मंडल में काफी मनमोजी, यानी अपनी मन का करने वाले, मनमोजी एवं विनोदी, यानी विनोद किसको कहा था? व्यंग आदि को, हास्य हास्य तरीके के, मनमोजी एवं विनोदी स्वभाव के, विनोदी स्वभाव के, विनोदी स्वभाव के साहित्यकार, साहित्यकार, फुल स्टॉप लगा लेंगे साहित्यकार के बाद। आगे लिखेंगे ब्राह्मण नामक पत्र के संपादक, ब्राह्मण नामक, ये ब्राह्मण क्या है? पत्र है, ऐसे समझे, अखबार नामक पत्र के संपादक, एडिटर थे, संपादक प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र
ठीक है। नवंबर नाम के संपादक सामान्य सामान्य लोक जीवन के प्रति अधिक झुकाव, यानी बहुत ज्यादा ज्ञान ध्यान की बातें नहीं करते थे, जनता की तरफ देख देख के कविताएं वो लिखते थे, अपनी रचनाएं। आगे लिखेंगे सामान्य सही बात है। देखो इनका एटीट्यूड संगीता जी का वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए आगे, बहुत बढ़िया एटीट्यूड, 100 में 100 नंबर। ठीक है, चलो आगे। लोक जीवन के प्रति अधिक झुकाव। प्रताप नारायण मिश्र ने नाटकों एवं पत्रिकाओं की रचना की। नाटकों एवं पत्रिकाओं की रचना की, परंतु इन्होंने गद्य की तुलना में पद्य को ज्यादा महत्व देते हुए, या पद्य की रचनाओं को अधिक लिखा है। अरे भाई, मैं तो आप सबकी तरफ हूँ अभिषेक जी, कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो आप सबकी तरफ हूँ। मतलब गद्य की भी करी है, बड़े नाटक की रचना करी है इन्होंने। जैसे अगर हम नाटकों में देखें तो एक गो संकट करके था इनका नाटक, कली कौतुक था, हटिया मीर, कई नाटक है। और अगर हम पद्य की बात करें तो पद्य में ज्यादा भावुक रहते थे, है ना। मतलब ये जो थे श्रृंगारी कविता करते थे ज्यादातर, उसमें इनका बड़ा पॉजिटिवनेस रहता था, है ना। तो लिखे इसमें, जिसमें पद्य की अधिक रचना की लिख लिया, जिसमें प्रताप लहरी, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र है तो प्रताप लहरी, मन की लहर, क्योंकि मनमोजी है ऐसे ही लिखेंगे, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली आदि श्रृंगारी कविताओं की रचना की है। आगे लिखेंगे रचना की है। साथ ही इन्होंने राष्ट्र भक्ति एवं भारत की तत्कालीन परिस्थितियों पर आंसू बहाने के पद भी रचे। देश की तत्कालीन परिस्थितियां और उन पर आंसू बहाने जैसे ये भी रचे। साथ ही लिखे इसमें साथ ही इन्होंने सामाजिक यथार्थ पर व्यंग करती हुई कविताओं को भी लिखा।
जिसमें इन्होंने ब्रज भाषा को जिसमें इन्होंने ब्रज भाषा को अपनी मुख्य भाषा बनाया मुख्य भाषा बनाया प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में हटी हमीर हटी हमीर गो संकट कली प्रभाव आदि आदि का नाम आता है आदि का नाम आता है। चलिए अगला लिखिए। बालकृष्ण भट्ट दूसरा, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रहे बालकृष्ण भट्ट। लिखिए बालकृष्ण भट्ट। लिखिए इसमें कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ सदस्य थे जिन्होंने भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग को जोड़ने हेतु एक सेतु का कार्य किया है को जोड़ने हेतु एक सेतु का कार्य किया है। आगे लिखेंगे कि वैसे तो भट्ट जी अनेक उपन्यास वैसे तो भट्ट जी अनेक काली प्रभाव जी बिल्कुल काली प्रभाव काली नहीं कली होगा ना कली यहाँ पर क्या लिखे कली ही बोले कली कौतुक भी है हालांकि इनका एक कली कौतुक भी है कली प्रभाव भी है जन्मेजय ठीक है उनकी बता रही हूं मैं। हाँ वैसे तो बालकृष्ण भट्ट अनेक नाटकों उपन्यासों निबंध आलोचना में योगदान के लिए जाने जाते हैं परंतु उनकी मुख्य प्रतिभा निबंध के माध्यम से ही चमक कर आई है। जाना जाता है। आगे लिखेंगे
बालकृष्ण भट्ट ने अपने साहित्य में पद्य के स्थान पर गद्य पद्य के स्थान पर गद्य लेखन को प्रधानता दी, जिसके अंतर्गत इन्होंने हिंदी प्रदीप के संपादन हिंदी प्रदीप के संपादक के तौर पर निर्भीक एवं तेजस्वी राष्ट्रीयता का मुखर स्वर रखते हुए लगभग 33 वर्षों तक प्रकाशन किया। बाद में अंग्रेज सरकार ने इस पर अर्थदंड लगा दिया, मतलब पैसे इनके पास थे नहीं, कई हजार का जो था जुर्माना उर्माना लगा दिया, अर्थदंड लगा दिया। पैसे के अभाव के कारण बालकृष्ण भट्ट को यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हिंदी प्रदीप के प्रकाशन ने पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी साहित्य में एक क्रांतिकारी युग का आवाहन किया। हालांकि बालकृष्ण भट्ट के निबंधों में एक सीमा यह है, यानी कि लिमिट भी है, ऐसा नहीं सारी चीजें अच्छी हैं, एक सीमा यह है कि इनके निबंधों में वो वैचारिकता नहीं है जो उनके बाद के समय रामचंद्र शुक्ल के निबंधों में दिखाई देती है। इसी तरह यदि आलोचना के क्षेत्र में भी बालकृष्ण भट्ट का योगदान देखा जाए तो उसे शुरुआती दिनों में महज एक प्रयास कहा जा सकता है। एक लाइन है, इसे खत्म करिए लिख के, द्विवेदी युग फिर शुरू करेंगे अगली क्लास में। लाला श्रीनिवास दास
कुछ नहीं लिखना, लिखिए कि लाला श्रीनिवास दास, ये भारतेंदु मंडल के अन्य सदस्य हैं श्रीनिवास दास। लिखिए हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य को लिखे, हिंदी साहित्य को पहला उपन्यास परीक्षा गुरु के रूप में मिला, पहला उपन्यास परीक्षा गुरु के रूप में मिला, जिसे एक उपदेशात्मक उपन्यास के रूप में, जिसे एक उपदेशात्मक उपन्यास के रूप में, उपदेशात्मक होता है जिसमें कि मतलब बस उपदेश ही दिए गए हैं, क्योंकि इसमें क्या दिखाया है, एक आम आदमी होता है भाई, उसकी कितनी सैलरी है और उसके कितने खर्चे हैं उसको यहाँ पर चित्रित किया है कि किस तरीके से वो, जितनी भी हमें समस्याएं होती है कम आय होने से, तो वो वाली इसमें उपदेशात्मक उपन्यास के रूप में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया, लाला श्रीनिवास दास के रूप में के द्वारा लिखा गया। इस उपन्यास में श्रीनिवास दास ने आम आदमी की आय और व्यय, आम आदमी की आय और व्यय से जुड़ी लौकिक समस्याओं को चित्रित किया है, से जुड़ी लौकिक समस्याओं को चित्रित किया है। आगे लिखेंगे ये हो गए राधा कृष्ण दास लिखेंगे आगे। राधा कृष्ण दास ने हिंदी साहित्य में कई महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिनमें 12 रचनाएं उपलब्ध हैं, 12 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिसमें विनय, पुष्पांजलि आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे लिख लेंगे बद्रीनारायण प्रेमघन। लिखिए आगे बद्रीनारायण प्रेमघन ने कई पत्रों का संपादन करते हुए हिंदी साहित्य में समालोचना का शुभारंभ किया। इनके पत्रों में आनंद कादंबनी और नागरी नीरद पत्र प्रमुख हैं। अगला लिखेंगे राधाचरण गोस्वामी के 36 ग्रंथों से 36 ग्रंथों से इनके देशभक्त होने का ज्ञान होता है। देशभक्ति के अलावा इनकी अन्य रचनाओं में विधवा विलाप और
विधवा विलाप और लावनी, विधवा विलाप और लावनी प्रमुख है, विधवा विलाप और लावनी प्रमुख है। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन बताइए एक बार, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी एक बार बताइए। और जो भी क्लासेस नहीं हो रही हैं उन क्लासेस के लिए कृपया आप मैनेजमेंट से संपर्क करें और उनसे पूछें कि उनकी क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। ठीक है, जो भी क्लास है। समझ आ गई बात आप लोगों को? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी भाई आपको बात, नहीं आई तो बताना। ठीक है जी, चलिए। तो कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, ये था भारतेंदु मंडल और भारतेंदु, भारतेंदु का क्या साहित्य में योगदान रहा, वो चीजें भली बातें आपने देख ली। फिर भी कोई परेशानी हो तो बताओ। बताइए, कोई दिक्कत है? बहुत देर से कोई कमेंट नहीं आया किसी का। उठाएंगे रोहित, क्यों नहीं उठाएंगे। आज काफी छूट गया। संगीता क्यों छूटा वैसे? हाँ जी, क्यों छूटा? अरे कोई बात नहीं विक्रम, इट्स ओके बच्चे। ठीक है, वो नहीं ले पाऊंगी अभी क्लास ना, वो वाली। ठीक है, उसमें आप लोग को जल्दी समझ आ जाती चीजें, वहां पर थोड़ा सा थोड़ा सा दिक्कत करते हैं वो बच्चे, छोटे हैं ना, आधे बच्चे 12th में पढ़ते हैं, तो इसलिए उर्दू लिया है, हाथ सुन पर उर्दू लिख लिया आज इन्होंने, तरुण ने ना उर्दू लिखा है। कोई बात नहीं, कभी कभी हमें उर्दू से भी काम चलाना चाहिए, है ना। आपको समझ आएगा ना जो आपने लिखा, बाकी किसी को नहीं समझ आए तो उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप सभी का, है ना। हाँ जी, एक वो 98 वाला नंबर भी होगा आपके पास में, है ना, है वो नंबर आपके पास में, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलो भाई। हाँ जी, मैं बिल्कुल सिखा दूंगी संगीता। ठीक है, बिल्कुल सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखा दूंगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।